गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों की अगर बात की जाए तो वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में। वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो देखो, पहला हो जाएगा घन वाद्य यंत्र। पहला कौन सा हो जाएगा? घन वाद्य यंत्र। ठीक है। दूसरा जो श्रेणी है वो कहलाती है तत्वाद यंत्र। ठीक है। तीसरी जो श्रेणी है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सुशीर वाद्य यंत्र। और चौथी जो श्रेणी है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। धन वाद्य यंत्र क्या होता है? तो ऐसा वाद्य यंत्र जो धातु से बना हो। तो घन वाद्य यंत्र किससे बने होते हैं? धातु से बने होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है घन वाद्य यंत्र। ठीक है। तत्वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो ऐसे वाद्य यंत्र जो तार से बने हो, तार से। ठीक है। इनमें साउंड कैसे आती है? तो तार बजाने से इसमें साउंड आती है, जैसे गिटार, सितार, ये सब। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता हो, वो कौन से कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। तो इनको कैसे बजाया जाता है? फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तो ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें जानवरों की खाल से मढ़ा जाता हो और जिन पर आघात करके, चोट करके जिसको बजाया जाता हो, जैसे ढोलक, ठीक है, नगाड़ा इत्यादि। तो अवनद वाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे? ठीक है, जानवरों की खाल मंडकर बनाया गया वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? अवनद वाद्य यंत्र कहलाता है। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के वाद्य यंत्र है? राजस्थान में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे घन वाद्य यंत्र। ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में कौन कौन से यंत्र आते हैं? तो देखो, घन वाद्य यंत्र में जो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है वो आपको ध्यान में रखना है मंजीरा। तो मंजीरा क्या है? मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है, यानी कि ये धातु से बना हुआ है। मंजीरा जो है ये मिश्र धातु का बना होता है। मंजीरा किसका बना होता है? मिश्र धातु का बना हुआ होता है। और मिश्र धातु इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पीतल प्लस कांसे का बना होता है ये। ठीक है, पीतल और कांसे का बना हुआ होता है मंजीरा। ठीक है। मंजीरे के बारे में एक बात और ध्यान रख लेना कि इसे 13 ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। 13 ताली नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। मंजीरे के बाद में नेक्स्ट है रमझोल। मंजीरे के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? रमझोल। तो रमझोल भी क्या है? रमझोल जो है ये भी एक घन वाद्य यंत्र है, यानी कि ये भी किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है। धातु का बना हुआ है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? रमझोल होता कैसा है? तो आप लोगों ने घुंघरू देखा है, घुंघरू की पट्टियां होती है, उसी टाइप से ये कैसा होता है? रमझोल घुंघरू टाइप होता है। ठीक है। तो कैसा होता है रमझोल? घुंघरू की पट्टी के समान रमझोल होता है। ठीक है। रमझोल के बाद में थर्ड नंबर पर आपको ध्यान में रखना है झांझ। थर्ड नंबर पे कौन सा ध्यान में रखना है? झांझ। झांझ क्या होता है साहब? तो झांझ जो होता है ये मंजीरे का बड़ा रूप होता है। झांझ भी क्या है?
धातु से बना हुआ घन वाद्य यंत्र है। ध्यान रख लेना कौन सा घन है, कौन सा तत्व है, ठीक है, कौन सा अवनद है, कौन सा सुशीर है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र बताइए, निम्न में से तत्व वाद्य यंत्र बताइए, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झांझ क्या हो गया, तो झांझ जो है ये मंजीरे का बड़ा रूप, मंजीरे का बड़ा रूप, मंजीरे से थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहां होता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। झांझ के बाद में 4th नंबर पे आपको ध्यान में रखना है टंकोरा। 4th नंबर पे कौन सा ध्यान में रखना है, टंकोरा। टंकोरा भी क्या है, तो टंकोरा भी घन वाद्य यंत्र है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग स्कूलों और मंदिरों में किया जाता है। टंकोरा कैसा होता है, तो टंकोरा जो होता है ये घंटी के समान होता है, घंटी के समान, घंटी जैसा दिखाई देता है। अच्छा, इसका उपयोग कहां होता है टंकोरे का उपयोग, तो इसका उपयोग मंदिरों एवं स्कूलों में, मंदिरों एवं स्कूलों में प्रयोग किया जाता है इसको, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो। टंकोरा के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे 5th नंबर पे करताल। टंकोरा के बाद 5th नंबर पे कौन सा आ जाएगा, करताल। करताल, करताल के बारे में क्या ध्यान में रखना है आपको, कि दो लकड़ियों के टुकड़ों के बीच, दो लकड़ियों के टुकड़ों के बीच पीतल की तस्तरी लगी रहती है, पीतल की तस्तरी लगी होती है, ठीक है। जैसे दो लकड़ी के टुकड़े होंगे, उन टुकड़ों के बीच में क्या होता है, मान लो ये दो लकड़ी के टुकड़े हैं, इनके बीच में जो होती है पीतल की तस्तरियां लगा देते हैं और इसको ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। उसको क्या कह देते हैं, करताल कह देते हैं। करताल के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है लोजिन। करताल के बाद 6 नंबर पे ध्यान में रख लेना लोजिन। लोजिन क्या है साहब, तो लोजिन भीलों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, भीलों का वाद्य यंत्र है। लोजिन क्या है, भीलों का वाद्य यंत्र है, ठीक है। और लोजिन के बारे में एक ध्यान और रख लेना कि बांस की लकड़ी के बीच लोजिन होता कैसा है, तो बांस की लकड़ी के बीच पीतल की पत्तियां लगी होती है, के बीच पीतल की पत्तियां लगी होती है, ठीक है। तो उसको क्या कह देते हैं, लोजिन कह देते हैं। लोजिन के बाद में 7 नंबर पे आप लोग ध्यान में रख लेना खड़ताल। खड़ताल, और खड़ताल भी क्या है, तो खड़ताल भी घन वाद्य यंत्र है, ठीक है। और किसका बना होता है, धातु का बना हुआ होता है ये, ठीक है। तो खड़ताल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप कि ये क्या होता है, तो इसमें लंबी लकड़ियों के बीच में, लंबी लकड़ियों के बीच में धातु की प्लेट लगी रहती है, लंबी लकड़ियों के बीच धातु की प्लेट लगी होती है, ठीक है। तो उसको क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं खड़ताल। तो ये जो 7 वाद्य यंत्र हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे घन वाद्य यंत्र है, धातुओं से बने हुए हैं। घन वाद्य यंत्रों के बाद हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्रों की, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे हुए हैं और इनकी संख्या
थोड़ी सी ज्यादा है। ये तो 7 ही थे, लेकिन जो तत्वाद यंत्र है वो थोड़े से ज्यादा है। तो नेक्स्ट हम करेंगे तत्वाद यंत्र। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा तत्वाद यंत्र। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तत्वाद यंत्र। तत्वाद यंत्र यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तारों के द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती हो, वो क्या कहलाते हैं? तत्वाद यंत्र कहलाते हैं। तत्वाद यंत्र में जो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है वो है कामायचा। कामायचा, कामायचा क्या है? तो कामायचा तत्वाद यंत्र है, तत्वाद यंत्र है। ठीक है, कहां का है? तो यह ईरान का वाद्य यंत्र है। कामायचा क्या है? ईरान का वाद्य यंत्र है, जो सितार जैसा लगता है, जो सितार के समान है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और बात ध्यान रख लेना, इसमें 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27। इसमें 27 तार लगे होते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग कौन सी जाति करती है? तो मांगणिया जाति। मांगणिया जाति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और लास्ट बात याद रख लेना, कौन से क्षेत्र में ये उपयोग लिया जाता है? तो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में इसका जो प्रयोग है वो सर्वाधिक होता है। तो ये मेन बात हो गई किससे रिलेटेड? कामायचा से रिलेटेड। ठीक है, कामायचा के बाद में बात करेंगे सेकंड नंबर पे जंतर। कामायचा के बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जंतर। और जंतर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? तो जंतर भी कैसा वाद्य यंत्र है? तत्वाद यंत्र है, तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, कैसा होता है ये? तो वीणा जैसा, वीणा जैसे आकार वाला, वीणा की तरह दिखता है। वीणा है ना, सरस्वती माता रखती है अपने पास, तो वीणा जैसी आकार वाला होता है ये। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इसमें 4 तार लगे होते हैं। कितने तार? 4 तार। इसमें 4 तार लगे होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इसे देवताओं का वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसे देवताओं का वाद्य यंत्र, इसे देवताओं का वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो और ध्यान रख लेना कि गुज्जर भोपों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गुज्जर भोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? जंतर का। और जंतर के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? तो एक बात और जंतर के बारे में ध्यान में रख लेना कि इसे गले में डालकर, इसे गले में डालकर खड़े खड़े बजाया जाता है। गले में डालकर खड़े खड़े बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको थर्ड नंबर पे ध्यान में रखना है इकतारा। थर्ड नंबर पे कौन सा ध्यान में रखना है? इकतारा। इकतारा क्या है साहब? तो देखो, इकतारा में एक तार लगा रहता है। ठीक है, और इसे साधु संतों का वाद्य यंत्र कहा जाता है। मीराबाई और नारद जी दोनों क्या बजाते थे? इकतारा बजाते थे, और एक हाथ में लेकर इसको बजाया जाता है। ठीक है, तो इकतारा के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? कि इसे साधुओं का वाद्य यंत्र कहा जाता है। साधुओं का वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें एक तार लगा रहता है, एक तार लगा होता है। और क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान रख लेना, मीराबाई
वह नारद जी प्रयोग करते थे। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात इसमें और ध्यान रख लेना कि इसे एक हाथ से बजाया जाता है, इसे एक ही हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपको फोर्थ नंबर पे ध्यान में रखना है तंदूरा। फोर्थ नंबर पे क्या ध्यान में रखना है? तंदूरा। तंदूरा, तंदूरा के अन्य नाम ध्यान में रख लेना। तंदूरा को एक तो देखो चौतारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चौतारा। चौतारा बोला जाता है इसमें, क्योंकि 4 तार होते हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसे तंबूरा भी बोला जाता है। तंदूरा या तंबूरा भी इसको बोल दिया जाता है। इसमें 4 तार लगे होते हैं। कितने तार? 4 तार लगे होते हैं। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो ध्यान रख लेना कामड़ भोपों द्वारा उपयोग लिया जाता है। कामड़ भोपों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हो जाएगा भपंग। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? भपंग। भपंग, भपंग क्या होता है? तो देखो भपंग जो होता है ये डमरू जैसा होता है। डमरू छोटा होता है लेकिन भपंग बड़ा होता है। इसे ऐसे कांख में दबा लेते हैं और फिर इसको बजाया जाता है। ठीक है, भपंग को। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना कि डमरू जैसा होता है, कांख में डालकर फिर इसको ऐसे तारों को बजाया जाता है भपंग को। तो भपंग कैसा हो गया? डमरू जैसा। इसे कांख में डालकर बजाया जाता है। जाति, कौन सी जाति इसको प्रयोग में लेती है? तो ध्यान रख लेना मेव या जोगी जाति। जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। भपंग के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट है सितार। भपंग के बाद में नेक्स्ट कौन सा है? सितार। सितार के बारे में ध्यान रख लेना सर्वश्रेष्ठ तत्वाद यंत्र। तारों से बजाने वाला श्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सितार। सितार के बारे में ध्यान रख लेना सर्वश्रेष्ठ तत्वाद यंत्र। तत्वाद यंत्र। और क्या इसके बारे में ध्यान रखना है? तो इसमें 27 तार होते हैं। 27 तार होते हैं जो बकरे की खाल या घोड़े अथवा गज यानी कि हाथी की पूंछ की बाल से बने होते हैं। की पूंछ के बाल से बने होते हैं। ठीक है, इसमें लकड़ी कौन सी प्रयोग में ली जाती है सारंगी के अंदर? तो ध्यान रख लेना सागवान, कैर या रोहिड़ा की लकड़ी का प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ में ध्यान रख लेना कौन सी जाति इसका उपयोग करती है? तो जोगी जाति के द्वारा उपयोग किया जाता है इसका। तो मारवाड़ में जोगी जाति के लोग भरथरी का गुणगान करते हुए इसका प्रयोग करते हैं। गुणगान करते हुए इसका प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, भरथरी का गुणगान करते हुए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये मेन बात हो गई सितार से रिलेटेड। सितार के बाद में नेक्स्ट है रावण हत्ता। सितार के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया?
रावण हत्था। रावण हत्था, रावण हत्था भी क्या है, तत्वाद यंत्र है। इसमें 9 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं, 9। इसमें 9 तार होते हैं। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है रावण हत्था के बारे में, इसको बनाया कैसे जाता है, तो देखो नारियल जो होता है, नारियल को बीच में से तोड़ा जाता है, तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, नारियल की कटोरी बन जाती है। उस कटोरी के ऊपर खाल मंड दी जाती है, ठीक है, और पीछे लकड़ी लगा दी जाती है, और उसके बीच में तार लगा दिए जाते हैं, और जब उन तारों को छेड़ा जाता है तो उससे क्या होता है, साउंड आता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, रावण हत्था कहते हैं। कुछ कुछ इस टाइप का होता है, देखो इस टाइप का होता है। और यहाँ साइडों में घुंघरू लगे रहते हैं जिसको कहते हैं गज, और यहाँ बीच में क्या होते हैं, यहाँ बीच में तार होते हैं इसके। ठीक है, और ये क्या है, तो ये नारियल की कटोरी है, इसी नारियल की कटोरी के ऊपर खाल मंड दी जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसमें नारियल की कटोरी, नारियल नारियल की कटोरी पर खाल मंडकर बनाया जाता है, खाल मंडकर बनाया जाता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, तो इसके गज पर, इसके गज यानी कि ऊपर वाली तरफ, मुंह की तरफ, इसके गज पर घुंघरू लगे रहते हैं, घुंघरू लगे होते हैं। और कौन सी जाति इसको प्रयोग में लेती है, तो भोंपा जाति, तो ध्यान रख लेना, भोंपों द्वारा प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई रावण हत्या से रिलेटेड। रावण हत्या के बाद में नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है रबाज। रावण हत्या के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, रबाज। रबाज के बारे में क्या बातें ध्यान रखनी है, तो ध्यान रख लेना, इसमें 12 तार होते हैं। कितने तार होते हैं, 12। इसमें 12 तार लगे होते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है, तो सितार जैसा दिखता है, सितार के समान दिखता है। लेकिन सितार में क्या होते हैं, 27 होते हैं, इसमें 12 तार होते हैं। ठीक है, सितार के जैसा कुछ कुछ ये दिखाई देता है। कौन सी जाति इसको उपयोग में लेती है, तो ये भी ध्यान रख लेना, भाट और राव, भाट व राव जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, रबाज का। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो रबाज के बाद में नेक्स्ट है रबाब। रबाज के बाद में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रबाब। रबाब क्या है साहब, तो ये भी सितार जैसा, कैसा दिखता है, सितार जैसा दिखता है। ठीक है, 5 तार लगे होते हैं, 5 तार लगे होते हैं। नखों से बजाया जाता है, नखों द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, जाति, जाति सेम वही, मेव और राव, यानी कि राव व भाटी। ठीक है, इनके द्वारा ये बजाया जाता है। भाटी नहीं, सॉरी, भाट, राव और भाट, इनके द्वारा ये बजाया जाता है। क्षेत्र ध्यान में रख लेना, इसका क्षेत्र क्या है, तो अलवर और टोंक, अलवर व टोंक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रबाब के बाद में नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है सुरिंदा। सुरिंदा, सुरिंदा क्या है, तो देख लो भाई, सुरिंदा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे बिना किसी गायन के बजाया जाता है। ठीक है, तो सुरिंदा क्या है, तो सुरिंदा बिना किसी गायन के बजाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रख लेना कौन सी जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो जाति हो जाएगी लांगा जाति। कौन सी जाति हो जाएगी, लांगा जाति। फटाफट नोट डाउन करो।
इसके बाद में बात करेंगे चिकारा। कई जगह चिनकारा दे देते हैं, लेकिन असली नाम क्या है? चिकारा। और मेव जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसके द्वारा होता है? मेव जाति द्वारा प्रयोग। और मेव जाति कहां रहती है? अलवर में। तो क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? अलवर। क्षेत्र हो जाएगा इसका अलवर। ठीक है। इसमें 3 तार लगे होते हैं, 3 तार लगे होते हैं। ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी? केर की लकड़ी से निर्माण होता है, केर की लकड़ी से निर्मित है। तो ये मेन बात हो गई किससे रिलेटेड? चिकारा से रिलेटेड। चिकारा के बाद में नेक्स्ट आप ध्यान रख लेना दू काका। दू काका, दू काका। और दू काका बहुत इंपॉर्टेंट है, भीलों का वाद्य यंत्र है। दीपावली के अवसर पर भील इसको बजाते हैं अपने दोनों घुटनों के बीच में दबाकर। ठीक है। तो दुकाका क्या हो गया? भीलों का वाद्य, भीलों द्वारा प्रयोग लिया जाता है दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर पैरों के बीच, पैरों के नहीं, घुटनों के बीच, घुटनों के बीच रख कर बजाया जाता है, रख कर बजाया जाता है। तो ये सारे थे हमारे तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्रों के बाद हम बात करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र, यानी ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक से बजाया जाता हो। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट कौन से हो गए? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक के द्वारा हवा देकर बजाया जाता हो, वो वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र में जो सबसे फर्स्ट नंबर हमको ध्यान में रखना है वो है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा की मेन बातें क्या ध्यान में रखनी है? तो ध्यान में रख लेना साहब, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक है। अलगोजा चरवाहों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, चरवाहों द्वारा प्रयोग लिया जाता है। और अलगोजे की बात क्या ध्यान रखना है कि ये बांसुरी जैसा होता है। कैसा होता है? बांसुरी जैसा होता है। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रख लेना कि भील और मीणा ये जनजातियां जो है ये 2 अलगोजे एक साथ बजाती है। कैसा होता है? लंबी नाड़ी जैसा, नलकी जैसा होता है, बांसुरी जैसा होता है। ठीक है। तो बांसुरी कैसी होती है? लंबी नलकी जैसी होती है। बांसुरी देखी है सबने, तो बांसुरी जैसा होता है। यानी कि समझ लो मीणा और भील जाति जो है वो 2 अलगोजे यानी कि 2 बांसुरियां एक साथ बजाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। भील व मीणा, भील व मीणा जनजाति 2 अलगोजे एक साथ बजाती है, एक साथ बजाती है। ठीक है। क्षेत्र ध्यान रख लेना, अलगोजा कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रख लेना टोंक, अजमेर, ठीक है, अलवर और भरतपुर। इन क्षेत्रों में ये ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। एक भीलवाड़ा और कर लो इसमें, भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा हो गया? अलगोजा हो गया। फटाफट नोट डाउन करो इसको। अलगोजा के बाद में नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है पुंगी। पुंगी, पुंगी क्या है साहब? तो पुंगी तुम्बे का बना होता है, तुम्बे की लकड़ी होती है, तुम्बे का बना होता है।
लंबी नाली के समान होता है। ठीक है, इसमें दो नालियां होती है, दो नालियां यानी कि नलकियां होती है, नालियां होती है। कौन सी जाति इसको उपयोग में लेती है? तो कालबेलिया जाति। कौन सी जाति उपयोग में लेती है? कालबेलिया। कालबेलिया द्वारा प्रयोग में ली जाती है। तो ये मेन बात किसकी हो गई? पुंगी की। पुंगी के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है तुरही। तुरही, तुरही क्या है साहब? तो तुरही जो है इसका उपयोग राज दरबार वगैरह में किया जाता है। ठीक है, पीतल की चिल्लम जैसी होती है, मतलब ऐसे पीछे से पतली होगी, आगे जाकर मोटी हो जाएगी। तो इसका उपयोग जो है राज दरबार में किया जाता है या युद्ध के समय इसका उपयोग किया जाता है तुरही का। तो तुरही क्या हो गई? तुरही जो है ये पीतल की चिल्लम के समान, चिल्लम के समान होता है। इसका प्रयोग युद्ध के समय या राज दरबार में किया जाता था, या राज दरबार में इसका प्रयोग किया जाता था। तुरही के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है मशक। तुरही के बाद में नेक्स्ट क्या हो गया? मशक। मशक क्या होता है? तो चमड़े का बना होता है। मशक काहे का बना होता है? चमड़े का बना होता है, चमड़े का बना हुआ होता है मशक। और एक बात और मशक के बारे में ध्यान में रख लेना कि भैरू जी के भोंपों के द्वारा बजाया जाता है। भैरू जी के भोंपों द्वारा, भैरू जी के भोंपों के द्वारा इसको बजाया जाता है मशक को। फटाफट नोट डाउन करो। मशक के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे नड़। मशक के बाद में अगला कौन सा हो गया? नड़। और नड़ के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो ये कैसा होता है? मशक जैसा होता है, मशक जैसा होता है। और एक बात और ध्यान रख लेना कि जैसलमेर, जैसलमेर क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। देखो मेनली अपन को यही ध्यान रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो किस श्रेणी का है, तत् है, सुशीर है, घन है कि अवनद है। हमको मेन यही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मेन बात किसकी हो गई? नड़। नड़ के बाद में हम बात करेंगे मोरचंग। नड़ के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया? मोरचंग। अब ये मोरचंग क्या है साहब? तो मोरचंग लोहे का बना होता है, लोहे का बना। ठीक है, इसे होठों के बीच रखकर, इसे होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, होठों के बीच रखकर बजाया जाता है। ठीक है, मोरचंग। मोरचंग के बाद में ध्यान रख लेना सतारा। मोरचंग के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया? सतारा। और ये भी कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है, हवा मारकर इसको बजाया जाता है। सतारा जो है ये अलगोजा प्लस बांसुरी, ठीक है, शहनाई का मिश्रण। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सतारा कहलाता है। सतारा के बाद में ध्यान रख लेना नागफणी। सतारा के बाद में नागफणी। नागफणी क्या है साहब? तो पीतल का सर्पिलाकार वाद्य यंत्र, पीतल का सर्पिलाकार, सर्पिलाकार वाद्य यंत्र। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। तो नागफणी के बाद नेक्स्ट हो जाएगा भूंगड़। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? भूंगड़। भूंगड़ भी क्या है? तो भूंगड़ भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, भवाई जाति, भवाई जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे रणबाजा भी कहते हैं, रणबाजा भी कहते हैं, क्योंकि
इसका प्रयोग युद्ध से पहले किया जाता था, युद्ध से पहले किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है भूंगड़ के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट सहनाई। भूंगड़ के बाद में कौन सा हो गया? सहनाई। सहनाई के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो सहनाई जो है यह है सर्वश्रेष्ठ सुशीरवाद यंत्र। सहनाई क्या हो गई? सर्वश्रेष्ठ सुशीरवाद यंत्र। ठीक है, सहनाई जो होते हैं इसमें 8 छेद होते हैं, 8 छेद होते हैं। और क्या ध्यान रखना है सहनाई के बारे में? तो इसे शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाते हैं, शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाते हैं। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो ध्यान में रख लेना कि इसे शुभ अवसर पर बजाया जाता है, शादी विवाह जैसा शुभ अवसर पर बजाते हैं। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इसमें एक बात और ध्यान में रख लेना कि मुख्य कलाकार सहनाई के मुख्य कलाकार कौन हो गए? तो एक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, और दूसरे हो जाएंगे चांद मोहम्मद खान। ठीक है, ये मेन बात होगी। सहनाई कैसी लगती है? तो सहनाई जो है आप लोगों ने देखी कि शादी विवाह में बजती है, चिल्लम जैसी होती है सहनाई। ठीक है, तो ये सारे जो है ये कौन से वाद्य यंत्र हो गए? ये सारे सुशीर वाद्य यंत्र हो गए, फूंक से बजाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 और याद कर लेना। एक तो है देखो सुरनई, या उसी को कहा जाता है तुरनई, सुरनई या तुरनई। ये भी क्या है? तो ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है, और कैसे दिखते हैं? एकदम सहनाई जैसे लगते हैं। सुरनई और तुरनई ये भी क्या हो गए? तो ये भी सुशीर वाद्य यंत्र हो गए। तो ये सारे हमारे सुशीर वाद्य यंत्र थे। अब हम बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्रों की, यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें चमड़ों में मढ़ा जाता है, चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र, वो क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इन पर आघात करके, चोट करके इनको बजाया जाता है। फटाफट इसको नोट डाउन कर डालो। तो नेक्स्ट बात करेंगे अवनद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट कौन से हो जाएंगे? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र यानी कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें जानवरों की खाल मंडकर बनाया जाता हो, वो वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र में जो पहला आपको ध्यान में रखना है वो है खंजरी। खंजरी वाद्य यंत्र क्या है साहब? तो यह डफली तथा चंग से छोटा होता है। डफली तथा चंग से छोटा होता है। डफली आप लोगों ने देखी होगी, गाना सुना होगा, डफली वाले डफली बजा, डफली आप लोगों ने देखी होगी। चंग आप लोगों ने होली के समय देखा होगा। तो डफली और चंग जो होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, ये साइज में छोटा होता है, एकदम छोटा सा गोल सा होता है, प्लेट जैसा। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? खंजरी बोल देते हैं। खंजरी के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है घेरा। खंजरी के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? घेरा। घेरा, घेरा क्या है भाई? तो यह चंग से बड़ा होता है, यह चंग से बड़ा होता है। ठीक है, और अष्टभुजाकार होता है। कैसा होता है? यह अष्टभुजाकार होता है, अष्टभुजाकार होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? घेरे की। घेरे के बाद में 3rd नंबर पे आपको ध्यान में रखना है डेरू। 3rd नंबर पे कौन सा ध्यान में रखना है? डेरू। और डेरू की मेन बातें क्या हो जाएगी?
तो यह डमरू से बड़ा होता है, डमरू से बड़ा होता है। और क्या ध्यान रखना है, इसे आम की लकड़ी, आम की लकड़ी पर दोनों ओर, आम की लकड़ी पर दोनों ओर बारीक चमड़ा मंडकर बनाया जाता है, बारीक चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो एक बात और ध्यान रख लेना कि भेरू जी के भोंपों का वाद्य यंत्र है, यह भेरू जी के भोंपों का वाद्य यंत्र है, भेरू जी के भोंपों का वाद्य यंत्र है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाबू जी के माटे। नेक्स्ट क्या हो गए, पाबू जी के माटे। क्या है पाबू जी के माटे, तो मटकियां जो होती है, मटकियां मिट्टी की बनी हुई, उसके ऊपर खाल मढ़कर पाबू जी के माटे बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो पाबू जी के माटे के बारे में क्या ध्यान रखना है कि मटकियों पर, दो मटकियों पर खाल मढ़कर बनाया जाता है, दो मटकियों पर खाल मंडकर, दो मटकियों पर खाल मंडकर बनाया जाता है। ठीक है, पाबू जी के पवाड़े वगैरह गाते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है, पाबू जी के माटे का। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है मादल। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, मांदल। और मांदल जो है, इसके बारे में ध्यान रख लेना कि इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र कहते हैं, इसे शिव पार्वती का वाद्य यंत्र कहते हैं। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो भील और गरासिया जाति के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, भील व गरासिया जनजाति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और एक बात ध्यान रख लेना कि ये मादल किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है, मिट्टी से बनाया जाता है, जो मृदंग के समान होता है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, पोज करके नोट कर लिया करो। हाँ, तो मादल के बाद में नेक्स्ट है नगाड़ा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नगाड़ा। नगाड़ा के बारे में क्या ध्यान रखना है, तो अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है, युगल वाद्य यंत्र है, दो जने बजाते हैं, युगल वाद्य यंत्र है। और क्या ध्यान रखना है, तो इसका प्रयोग मंदिरों में, दुर्गों में, युद्धों में और राजघरानों में किया जाता है। ठीक है, नगाड़ा का। नगाड़ा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है नौबत। नौबत, नौबत क्या होता है, तो ये नगाड़े टाइप ही होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, युगल वाद्य यंत्र है। नौबत भी क्या है, युगल वाद्य यंत्र है। ठीक है, प्रयोग, इसका प्रयोग कहां होता है, तो इसका प्रयोग सभी क्षेत्रों में होता है, इसका प्रयोग जो है वो सभी क्षेत्रों में होता है, जैसे मंदिरों में, दुर्गों में, राजघरानों में और युद्धों में इसका प्रयोग किया जाता है। नौबत आपको ध्यान होगा, आप किसी भी किले को घूमने के लिए जाओ
उस किले के अंदर आपको नौबत खाना जरूर मिलेगा। नौबत खाने का मतलब क्या हो गया? नौबत खाने का मतलब ये हो गया कि मतलब ये वो स्थान होता था, जैसे राजा आते थे ना तो वहां ढोल बजते थे, ढोल बजते और कहते सावधान होशियार, फलाने फलाने राजा जी महाराजा जी पधार रहे हैं। तो वही क्या होता है? नौबत होता है। नौबत बजाकर ही ये सूचना दी जाती थी। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करो इसको। नौबत के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है ताशा। ताशा, ताशा क्या होता है? तो पीतल की परात पर, पीतल की परात पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है, चमड़ा मंडकर बनाया जाता है इसको। ठीक है, शोक के अवसर पर, शोक के अवसर पर गले में डालकर बजाया जाता है, गले में डालकर बजाया जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है? तो मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग करते हैं, मुहर्रम पर प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना इसके बारे में, ताशा के बारे में। ठीक है, अच्छा ये जो परात होती है पीतल की भी हो सकती है या तांबे की भी हो सकती है, तो कंफ्यूज मत होना। पीतल या तांबे की जो परात होती है उसी पर चमड़ा लगाकर, चमड़ा मढ़ कर इसको बनाया जाता है ताशे को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। ताशा के बाद में लास्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है टामक या दुमामा। टामक या दुमा, ठीक है, या इसी को कह दिया जाता है दुमामा। क्या है ये साहब? तो यह सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, सबसे बड़ा लोक वाद्य है। यह सबसे बड़ा लोक वाद्य है, ये ध्यान रख लेना। सबसे बड़ा कौन सा है? टामक, दुमामा या दुमामा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लोक वाद्य यंत्र है। यह नगाड़े का बड़ा रूप है, नगाड़े का बड़ा रूप है। ठीक है, रणभूमि में बजाया जाता है, रणभूमि में बजाया जाता है। तो ये सारे हो गए हमारे राजस्थान के जितने भी वाद्य यंत्र थे चारों श्रेणियों के। ठीक है, वो हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़े से फैक्ट्स की बात करेंगे, कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, फिर इस क्लास को हम खत्म करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। तो अब बात करेंगे प्रसिद्ध कलाकारों की। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकारों में जो फर्स्ट नंबर आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है पंडित विश्वमोहन भट्ट। पंडित विश्वमोहन भट्ट कौन है ये? तो राजस्थान के प्रसिद्ध संगीत वादक, राजस्थान के प्रसिद्ध संगीत वादक। इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, संगीत के लिए मिलता है, ग्रैमी अवार्ड मिला। और क्या बात ध्यान रखनी है? जयपुर के निवासी थे। कहां के निवासी थे ये? जयपुर के निवासी थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया। इन्होंने मोहन वीणा, मोहन वीणा का आविष्कार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मोहन वीणा वाला, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है। ध्यान रख लेना, पंडित विश्वमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का
आविष्कार किया है। पंडित विश्व मोहन भट्ट के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती कौन है? तो भपंग के जादूगर। इनको क्या कहा जाता है? भपंग के जादूगर। भपंग के जादूगर। नेक्स्ट आप लोग ध्यान में रख लेना सादिक खां मांगणियार। सादिक खां मांगणियार किसको क्या कहा जाता है? तो सादिक खां मांगणियार को कहा जाता है खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर। फटाफट नोट डाउन करो इसको। इसके बाद में बात करेंगे कर्णाभील। अगला कौन सा हो गया? कर्णाभील। कर्णाभील, ठीक है। कर्णाभील कौन है? तो जैसलमेर के प्रसिद्ध नड़वादक। कौन है? कर्णाभील है। कर्णाभील के बाद में रामकृष्ण सोलंकी। कर्णाभील के बाद में नेक्स्ट कौन है? रामकृष्ण सोलंकी। रामकृष्ण सोलंकी कौन है? तो पुष्कर के नगाड़ा वादक। पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक। और लास्ट याद रख लेना पेपे खां। पेपे खां कौन है? तो सुरनई वादक। तो ये मेन कलाकार है। इनके ऊपर कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो इसी के साथ में राजस्थान के जो वाद्य यंत्रों की क्लास है उसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाहर कहीं पर कुछ नहीं जाएगा। डोंट वेरी, बी हैप्पी होकर आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए। अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।